नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। देश के मिडिल क्लास, किसान, उद्योग जगत, रियल एस्टेट सेक्टर, महिलाएं समेत सभी वर्ग को बजट से कई तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि साल 2024 चुनावी साल है। इस वजह से इस बार का बजट एक अंतरिम बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 6ठा बजट पेश करने वाली हैं। आ रहा है देश का बजट, खुलेगा सरकार का पिटारा। जनता को आस, बजट है खास। अब मोदी सरकार 1 तारीख को बजट पेश करेगी, जिसमें हमको बहुत सारी अपेक्षा है। किसे मिलेगी कितनी राहत? क्या है जनता की उम्मीदें? सबसे पहले तो जनता की राहत देखी जाती, महंगाई को कम किया जाएगा। सबसे अहम निर्णय वही है। आपका बजट, आपकी उम्मीद। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक कितने बजट पेश किए हैं। मोदी सरकार में अब तक 11 बजट पेश किए गए हैं। 1 फरवरी को मोदी सरकार का ये 12वां बजट है जो कि पेश होने वाला है। अब तक 10 सामान्य और 2 अंतरिम बजट मोदी सरकार में पेश हो चुके हैं। कई मायनों में ये बजट खास हो सकता है सरकार का, क्योंकि इस साल चुनाव भी है, इसलिए भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो बजट है वो खास होगा। वहीं आजादी के बाद की बात करें तो भारत की आजादी से लेकर अब तक देश में कुल 91 बजट पेश किए जा चुके हैं। इनमें से सामान्य बजट की संख्या 77 और 14 अंतरिम बजट पेश किए गए हैं। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाला अंतरिम बजट देश का 92वां बजट होगा। खास बात यह है कि ये 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट है और संसद का ये खास बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक 2024 तक चलेगा। तो ये बजट खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, इस साल चुनाव है। यही कारण भी है कि इस साल अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है और मोदी सरकार के कार्यकाल में 2 बार अंतरिम बजट पेश किया गया है। ये दूसरी बार का अंतरिम बजट है जो कि पेश किया जाएगा। तो चलिए अब आपको आम जनता के मन की बात भी बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बजट में किसे कौन से राहत की उम्मीद है, जरा वो भी सुन लीजिए। सरकार ने कहा था कि सिलेंडर का रेट 500 रुपए होना चाहिए, तो उसे लागू कर देना चाहिए और शिक्षा पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? बजट में सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा को रखना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा बजट बढ़े। बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसे रोजगारों के अवसर निकाले। मध्यम वर्गीय लोग ज्यादातर बजट पे उनको ध्यान नहीं दिया जाता। मध्यम वर्गीय लोगों की सुविधाओं को, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके बजट होनी चाहिए। बहुत सारी अपेक्षा है, जैसे रोजगार है और अब रोजगार को दे रही है और रोजगार अभी सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार निकालेगी। अपेक्षाएं तो मोदी जी युवाओं की अपेक्षाओं को समझते हैं और स्वरोजगार पर विशेष रूप से फोकस। तो बजट से भी उम्मीद है कि सभी का साथ और सबका विकास की जो नीति है वो कंप्लीट होगी इसमें। तो बजट से आम जनता की भी बड़ी आकांक्षाएं हैं और वो आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरता है इस बार का बजट, ये जरूर देखना होगा। और जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ रूपेश गुप्ता, हमारे एसोसिएट एडिटर, सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश, इस बार के बजट से उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार चुनाव होने हैं लोकसभा के। छत्तीसगढ़ की अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, किसान आबादी ज्यादा है, महिला आबादी ज्यादा है, क्या उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है? देखिए, आपने कहा कि किसान आबादी ज्यादा है, लेकिन जो धान का समर्थन मूल्य है वो पहले केंद्र सरकार ने घोषित कर रखा है, तो उस पर तो कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। लेकिन इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता को है कि बजट और बजट के बाद हो सकता है कि जो अंतर की राशि है किसानों को वो मिल जाए। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का इंतजार है कि क्या बजट में इस बार कोई कर्ज माफी जैसा प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल जब पिछली सरकार थी यूपीए की, तब एक बार किसानों का कर्जा माफ किया गया था, तो चुनावी साल में ये उम्मीद भी किसानों को है।
दूसरी चीज की जो खाद की कीमतें हैं उसमें क्या कुछ टैक्स में रिलैक्स करके आयात शुल्क में कमी करके उसके रेट्स नीचे किए जा सकते हैं, इस पर भी किसानों की नजर है। लेकिन बजट को मुख्य रूप से देख रहा है, गृहिणियां देख रही हैं और मिडिल क्लास देख रहा है। टैक्स में कितनी कमी होती है। जो रसोई गैस की कीमत 500 रुपए, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको देने का वादा किया है, तो उसका अनाउंसमेंट होता है बजट में, क्या उसके लिए कुछ प्रावधान किया जाता है। हालांकि स्टेट का है तो जाहिर तौर पर सेंट्रल के बजट में ये नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बजट से उसको लेकर के ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंतजार है पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी होने का इंतजार है, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जा सकते हैं, तो उसका इंतजार लोगों को है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो महंगाई से हर कोई राहत चाहता है कि टैक्स में कमी आए। खासतौर से जो इनकम टैक्स पेई हैं वो भी चाहते हैं कि स्लैब जो है उसको सीलिंग को बढ़ाया जाए, टैक्स को कम किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट इनकम का सीधा टैक्स में चला जाता है तो मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स ले लेती है, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, ऐसी उम्मीद लोगों को है। निश्चित रूप से रुपेश, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार चुनाव होने हैं, तो ये माना जा सकता है क्या कि ये बजट चुनावी बजट होगा? कई तरह के वादे और दावे इसमें किए जा सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जो बजट होता है चुनाव का, उसका इंतजार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार इसी समय जनता के ऊपर सारा ध्यान रखती है। क्योंकि सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई भी सरकार हो, कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स, मतदाताओं को प्रभावित किया जाए बजट से, उनको छूट दे करके, उनको और सारी सुविधाएं दे करके जब वोट मांगने उनके बीच में जाए तो उसका फायदा उसको मिले। तो इस लिहाज से ये बजट काफी इंतजार किया जा रहा है और समाज के हर तबके को इसका इंतजार रहता है कि कैसे ये बजट आए और उनको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करे। चूंकि चुनाव का साल है इसलिए उम्मीदें ज्यादा हैं। खासतौर से मैंने जैसे कि कहा कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें रिलैक्सेशन की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि उसमें टैक्स कम करने की गुंजाइश भी ज्यादा है। ये उम्मीद कैसे पूरी होती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है रुपेश की आम जनता, जो मिडिल क्लास वर्ग है, उनको बहुत उम्मीदें इस बजट से इस बार हैं। मैं लौटूंगी आपके पास रुपेश। इस वक्त हमारे साथ पूनम रूंगटा जी जुड़ गई हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। पूनम जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पूनम जी, ये अंतरिम बजट पेश होने वाला है और इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? बजट है तो इस बजट में मुझे नहीं लगता पर्सनली कि बहुत कुछ खास बड़ा होगा, बिकॉज पिछले साल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही फुल प्रूफ बहुत सारे चेंजेस करते हुए बजट पेश किया था। बट जैसे कि बजट जब भी आता है आम जनता को बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते कुछ चेंजेस, बट कितना होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ये इंटरिम बजट है और गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के जो लागू करे थे वो भी अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। स्पेशली टैक्स पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो इसलिए मुझे लगता है कि इस साल कुछ ज्यादा चेंजेस आने की संभावना कम है। निश्चित रूप से। एक और बात, बीते साल, क्योंकि आप टैक्स स्लैब की बात कर ही रहे हैं, इस बार क्या टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? टैक्स स्लैब में लास्ट ईयर परिवर्तन काफी हुआ था। जो न्यू टैक्स रेजिम की हम बात कर रहे हैं वो इस साल से पूरी तरह लागू होगा, तो उस लिहाज से मुझे लगता है 2-3 चेंजेस हो सकते हैं या होने चाहिए। एक तो है जो टैक्स स्लैब्स जो 7 लाख तक की जो न्यू टैक्स रेजिम में जीरो टैक्स पेबल है, उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए तक का बढ़ाया गया था 2019 में, वो अभी भी वही है 50,000 तक, जबकि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 4% से बढ़ के 5.5% हो गया है। तो जो आम जनता है, जो टैक्स पेयर है, उसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हुए किसी तरह के रिडक्शंस और रिलीफ मिलने चाहिए, ताकि उन्हें टैक्स पे करने में तकलीफ ना हो। बिल्कुल। और एक और बात है, हालांकि वो मेरे को लगता है आपके कार्य क्षेत्र से हटके है,
क्योंकि हम पत्रकार हैं इसलिए इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है और क्या ये चुनाव का इम्पैक्ट इस बजट पर पड़ सकता है, यानी कि जैसे कि हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लोगों ने बहुत उम्मीद की है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि हर रूलिंग पार्टी जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो वो कुछ ऐसा जनता को खुश करने के लिए, वो बैंक बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे प्रावधान करें जिससे उनको उनकी तरफ झुकाव हो कंट्री आम जनता का। बट ओवरऑल जिस तरीके से डेवलपमेंट हमारे देश का हुआ है पिछले सालों में और जिस तरह आरबीआई अगले साल का जो ग्रोथ रेट है वो 7% पे मानती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन होने चाहिए। बिकॉज जो स्पेशली आप बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, उसका रिलेशन बहुत सारी चीजों से है, जैसे कि डॉलर के रेट के साथ और खपत के साथ और स्टेट वाइज उसकी रेट नक्की होती है। तो काफी कुछ जीएसटी और टीडीएस और जो डबल टैक्सेशन, मुझे लगता है उसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है ताकि आम जनता को में खुशी की लहर है और वो ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक जो सेविंग्स है उसको निवेश करने की तरफ बाहर निकाले। बिकॉज हम एक फाइनेंशियल प्लानर्स हैं तो हम निवेश की और टैक्स के दायरे से सब कुछ आंकते हैं कि किस तरीके से सेविंग्स बाहर आए और देश की इकोनॉमी और फ्लरिश हो। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है बजट से इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार, चूंकि डॉक्टर मोहन पहली बार मध्य प्रदेश की कमान संभाले हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं और मोदी की वो तमाम गारंटियां पूरी करना इस बार मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाडली बहना योजना का बजट और उसके साथ साथ शिक्षा नीति, शिक्षा के साथ साथ जिस तरह से अलग अलग बंटवारे की बात हो, अब प्रदेश सरकार बिल्कुल मैं लौटूंगी अजय आपके पास। मुझे लगता है आपके वहाँ नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आप उसे एक बार चेक कराइएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। पूनम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूनम जी, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण और गौर करने वाली है, वो ये कि जब मोदी सरकार ने पहला बजट अपना पेश किया था, उसके बाद अगर हम बीते साल के बजट की बात करें, जो आंकड़ा है, राशि है, धनराशि, वो बढ़ती हुई नजर आई है। और ये बढ़ती हुई राशि का प्रभाव क्या कल, माफ कीजिएगा, जो अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा उसमें भी देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ेगा और उसी वजह से जो डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट्स की जो बातें होंगी, आगे की जितनी भी नीतियां बनेंगी इसी बढ़े हुए आंकड़े के साथ, आगे के प्रोजेक्शन के साथ बनेंगी और इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और इसी से गवर्नमेंट को ये भी अंदाजा आएगा कि किस तरीके से ये और बढ़ाई जाए। जैसे हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, हमारी देश अब सस्टेनेबल होते हुए भी सेल्फ सफिशिएंट बन रही है, इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इन आंकड़ों के साथ बहुत मैच करेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से सब कुछ, लॉजिस्टिक्स से लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सभी में एक तरीके का उछाल आया है। और आज हमें कहते हुए गर्व होता है कि पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली हमारे देश का नाम बहुत छाया हुआ है। बिल्कुल, और ये आगे भी इसी तरह बरकरार रहे, यही कामना पूरा देश कर रहा है। मैं लौटूंगी पूनम जी आपके पास। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार से इस बार मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, कई वादे सरकार ने जनता से किए हैं। मोदी की वो तमाम गारंटियां सरकार को पूरी करना इस बार उनकी बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, एजुकेशन में जिस तरह से फीसेस बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करें, गाड़ियों में जिस तरह से अलग अलग टैक्सेस जोड़े जाते हैं, नाकों पर जिस तरह से अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं, उसको लेकर भी सरकार से उम्मीदें हैं। क्योंकि और चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे जमीनों में पंजीयन की बात करें, जब रजिस्ट्री कराते हैं तो अलग अलग शुल्क देना पड़ता है, उसको लेकर भी सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि रजिस्ट्री का जो शुल्क है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग जिस तरह से राज्यों में, कई राज्यों में रजिस्ट्री का शुल्क
शुल्क कम है, उसको लेकर भी सरकार से उम्मीदें हैं कि कुछ कम करे। जिस तरह महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करने पर कुछ परसेंटेज सरकार ने छूट दिया है, लेकिन लोगों को और उम्मीदें हैं कि सरकार जब इस बार बजट पेश करेगी तो हो सकता है पंजीयन शुल्क में कमी करे, स्टाम्प ड्यूटी में कमी करे, ट्रांसपोर्ट नाकों पर जिस तरह से अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं उसको लेकर भी सरकार से उम्मीदें हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी छात्रों को भी उम्मीदें हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कई फीस चाहे प्राइवेट कॉलेजों निश्चित रूप से, और ऐसे हर वर्ग हैं जिनको उम्मीदें हैं, और यही जिक्र रुपेश भी कर रहे थे। रुपेश, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि केंद्र जब बजट पेश करेगा तो उसका प्रभाव साफ है कि राज्य में पड़ेगा। मुझे लगता है अजय भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि सीएम के ऊपर भी कई तरह की जिम्मेदारियां हैं कि मोदी की गारंटियों को पूरा करना है, और वो प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी राज्य की चुनौती यह है कि रिसोर्सेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो स्टेट के पास रिसोर्स होते हैं वो कुल मिलाकर के दो ही बड़े रिसोर्स होते हैं। एक माइनिंग से जो स्टेट को पैसा मिलता है वो होता है, दूसरा जो रेवेन्यू होता है वो होता है माफ कीजिएगा वैट का जो पेट्रोल और डीजल पे लगता है, और तीसरा होता है शराब का। तो यही रेवेन्यू के डायरेक्ट सोर्स हैं। बाकी जो माइनर मिनरल्स हैं, जो दूसरे मिनरल्स हैं, उनसे जो रेवेन्यू, फॉरेस्ट है, इनसे जो रेवेन्यू होता है उसकी वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो माइनिंग भी जो एक्टिविटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चूंकि उस पे ऑनरशिप होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका कुछ हिस्सा मिलता है। तो अगर स्टेट को पावर्ड करना है और ज्यादा उसके लिए व्यवस्थाएं करनी, तो जाहिर तौर पे स्टेट का जो रेवेन्यू पोर्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ पे कोयला बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो इन जगहों पर इस पर ध्यान देना होगा, और जो ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो मनी का सेंट्रल से स्टेट की तरफ, वो बहुत जरूरी चीज है। और इसी वजह से जो है राज्य सरकार उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगी तमाम बातों को। लेकिन सरकार वो प्रावधान भी करेगी जो वेलफेयर की स्कीम्स है, चाहे वो आवास का पैसा हो, चाहे वो हेल्थ का पैसा हो। अगर उसकी स्कीम्स लाती है और उसमें पैसे का अलॉटमेंट करती है तो उसका भी फायदा स्टेट को होगा, डायरेक्ट होगा। पार्टिसिपेशंस जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सेंट्रल से पैसा आ रहा है तो राज्य सरकार भी अपनी ओर से पैसा मिला करके तेजी से वो काम कर सकती है, क्योंकि 18 लाख मकान बनाना है वो भी एक बड़ा मसला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने। इसी तरीके से धान खरीदी का जिक्र आपने किया, धान खरीदी के लिए पैसे की राशि हालांकि वो स्टेट को करनी है, लेकिन स्टेट इंतजार कर रही है, उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अगर डबल इंजन की सरकार है तो पहला इंजन जो ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास ज्यादा पावर है, उससे थोड़ी सी हेल्प स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाए। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। पूनम रुंगटा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पूनम जी, एक और बात देखने को मिली बीते 5 साल की अगर हम बात करें, मैं उसके पुराने कार्यकाल में मोदी सरकार की नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारे डॉलर के अपेक्षा अगर हम बात करें रुपये की, तो उसकी कीमत थोड़ी सी घटी है। और क्या इसका प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जाहिर सी बात है कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है। तो इस बार क्या हम मेक इन इंडिया के बजाय इस तरह के चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो? मुझे नहीं लगता ये इस तरफ कुछ ज्यादा बातचीत होगी, बिकॉज अभी हम मेक इन इंडिया को ही पूरी तरह सैचुरेट नहीं कर पाए हैं, पूरी तरह इसमें हमने काम नहीं हुआ है। और जहां तक आप डॉलर के बढ़ने की बात करते हैं तो वो टाइम फ्रेम एक साइक्लिकल एक प्रोसेस है जो होना ही है टाइम टू टाइम, और धीरे धीरे इसका रिवर्स साइकिल भी आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। बट पूरी तरीके से जब भी हम डॉलर और रुपए का ये चेंजेस देखते हैं तो ये एक साइन है का, तो इससे हमें कोई परेशानी बहुत ज्यादा होनी नहीं चाहिए। एक मान्यता बन गई है कि डॉलर का रेट बढ़ने से बहुत सारा हमारा रुपी डिप्रिसिएशन से नहीं लगता है इसका आगे चल के एक अलग ही रुख आएगा, अलग ही रूप आएगा। मोदी जी निश्चित रूप से इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां भी हैं पूनम जी, और ये अच्छा है कि आपने वो भ्रांतियां तोड़ दी। मैं लौटूंगी पूनम जी आपके पास। अजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय, बातचीत करने की कोशिश करिएगा लोगों से कि लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं जो इस बार का बजट पेश होने वाला है। बिल्कुल, बजट को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और हम लोग मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें बजट से कितनी उम्मीदें हैं। कुछ महिलाएं हैं
क्यों बजट से आपको इस बार उम्मीदें हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है, क्यों सर बजट से इस बार कुछ उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश सरकार से? महंगाई है, पेट्रोल डीजल, बिल्कुल सर बजट से कुछ उम्मीदें हैं इस बार? कुछ बोल नहीं सकते यार, जब तक 2 तारीख नहीं आती तब तक। हाँ क्या आएगा बजट में। हाँ, लेकिन इस बार क्या उम्मीदें हैं? महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम हैं, उसके साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी, एजुकेशन के क्षेत्र, मंदिर वगैरह हो गया ना। हाँ। इस वजह से थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा पब्लिक का। अच्छा, और इसलिए महंगाई वगैरह तो कई सालों से चल रही है, तो इसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं है कि ये मंदिर का काम था ना अपना। हाँ, मंदिर पूरा हो गया तो उससे बजट बहुत ज्यादा मतलब ऊपर नीचे होगा, जब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, नहीं पड़ता। लोगों को समाधान चाहिए, समाधान में महंगाई हो सस्ताई हो, समाधान होना चाहिए। अभी लोगों को समाधान है कि इतना 500 साल पुराना अपना इतिहास सामने आ गया, इसलिए खुश है लोग। बिल्कुल सर, क्यों बजट से इस बार उम्मीदें हैं? मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला फरवरी में पेश होगा, क्या उम्मीदें हैं? महंगाई, गृहिणी हो चाहे आप लोग रोजमर्रा की उम्मीदें तो यही है कि थोड़ा सा महंगाई कम होना चाहिए इसके, और एजुकेशन वगैरह में जो फीसेस महंगे हैं वो भी कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम वैसे बहुत दिन से बढ़े नहीं है तो हो सकता है कम होना चाहिए, वैसे ही बढ़ा भी सकती है सरकार के देखे से, सुना है कि कम होंगे, अब देखिए क्या है। ठीक है, बिल्कुल प्रेरणा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र लोग कर रहे हैं, क्योंकि बजट पर ज्यादा, क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह से मध्य देश में काम हो रहा है उसे लेकर लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है वो क्षेत्र बजट से थोड़ा अलग है, लेकिन आम जनता उसको अभी समझ नहीं पा रही है। हालांकि अब जब बजट पेश होगा उसके बाद क्या उम्मीदें थी लोगों की वो और साफ निकलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी, और पूनम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।